जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एस प्लस। और हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं आईएएस के लिए डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डेली करंट अफेयर्स। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संत कबीरदास के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम सरोगेसी अधिनियम 2021 का अवलोकन करेंगे, क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है वो सब देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, क्या विवाद है और ये न्यूज़ के अंदर क्यों है। ठीक है, फिर इसकी संरचना और शक्तियाँ भी देखेंगे, फिर इसके कार्य भी देखेंगे। नेक्स्ट इसकी केंद्र सरकार की भूमिका क्या है इसके अंदर, तो वो भी देखेंगे। नेक्स्ट है कि आस्ती पुनर्संरचना कंपनी यानी कि एआरसी क्या है, उसके विधिक अधिकार क्या हैं वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के बारे में हम जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और इसके भारत के लिए ओआईसी का महत्व कितना है वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है संत साबंदर के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे पर्यावरण रिपोर्ट 2022 की स्थिति, भारी प्रदूषण का सामना कर रही नदियाँ और उसके प्रमुख निष्कर्ष देखेंगे। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है और वो सब जानेंगे। फिर नेक्स्ट है पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन और प्रो प्लेनेट पीपल यानी कि P3 क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रमुख टॉपिक है जो हम इसके अंदर वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संत कबीरदास के लिए। तो संत कबीरदास कौन थे, संदर्भ क्या है? हाल ही के अंदर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मगहर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्वदेश दर्शन योजना, कौन सी योजना? स्वदेश दर्शन योजना के तहत संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मगहर उत्तर प्रदेश के अंदर किसने? रामनाथ कोविंद ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश में। कबीर के बारे में हम जान लेते हैं कि ये थे कौन। संत कबीरदास 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक महान प्रसिद्ध संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनकी उत्कृष्ट रचनाएं और कविताएं परमात्मा की महानता और एकात्मता का वर्णन करती हैं। वह भक्ति आंदोलन के अग्रणी संत कवि थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो भक्ति आंदोलन के अग्रणी संत थे। ठीक है, नेक्स्ट है कबीर किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट कथन हो जाता है कि कबीर किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे और सभी धर्मों को सहजता से स्वीकार करते थे, मतलब वो सर्वधर्म समभाव रखते थे। उन्होंने कबीर पंथ के नाम से एक धार्मिक समुदाय की स्थापना की गई और इसके अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता है। उन्होंने कबीर पंथ की स्थापना की और इसके अनुयायी मतलब इसके जो भी सदस्य होते हैं उनको कबीरपंथी कहा जाता है। स्वामी रामानंद का प्रभाव, स्वामी रामानंद कौन थे? तो कबीर के गुरु थे स्वामी रामानंद। ठीक है, वैष्णव संत स्वामी रामानंद ने कबीर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। कबीरदास की विचारधारा उनसे काफ़ी प्रभावित थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो स्वामी रामानंद थे वो कबीरदास के कौन थे? गुरु थे, और जो रामानंद थे वो वैष्णव संत थे और कबीरदास की विचारधारा उनसे काफ़ी प्रभावित थी। किससे? रामानंद से। अब निर्गुण परंपरा क्या है? निर्गुण परंपरा क्या है? निर्गुण परंपरा भक्ति आंदोलन के भीतर एक पंथ है और संत कबीर इस प्रमुख पंथ के प्रमुख सदस्य थे। निर्गुण परंपरा एक पंथ है और जो संत कबीर थे, कबीरदास थे, वो इसके प्रमुख सदस्य थे। इस परंपरा में भगवान को एक सार्वभौमिक और निराकार जीव के रूप में माना जाता है। तो निर्गुण परंपरा की एक विशेषता ये भी है कि इसके अंदर जो भगवान है उसको एक सार्वभौमिक और निराकार जीव के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है कबीरदास की प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले है बीजक, दूसरी है साकी ग्रंथ, और तीसरी कबीर ग्रंथावली, और चौथी है अनुराग सागर। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियाँ कौन सी है कबीरदास की। प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियाँ एक बार फिर से देखिए कौन कौन सी है? बीजक, साकी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली और अनुराग सागर। उनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए हैं। तो ये भी कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है वन लाइनर के अंदर कि कौन से भक्ति आंदोलन के कवि थे जिनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर शामिल किए गए हैं, तो वो थे कबीर। कौन थे? कबीर। उनकी रचनाओं का एक बड़ा हिस्सा सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव द्वारा संग्रहित किया गया था। तो यह आप मुझे बताओगे जो गुरु अर्जुन देव थे
गुरु अर्जुन देव थे, इनकी हत्या किस मुगल शासक द्वारा की गई थी? नेक्स्ट है, संत कबीरदास की रचनाओं की पहचान उनके 2 पंक्तियों वाले दोहे हैं जिन्हें कबीर के दोहे के नाम से जाना जाता है। मतलब कबीरदास की पहचान जो सर्वाधिक प्रसिद्धि जिससे मिली है वो 2 पंक्तियों के दोहे थे। जैसे आपने सुना होगा कि बड़ा भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर, औरन को जिससे ना तो खुद से कोई यूज़फुल है वो पेड़, ठीक है, और ना ही किसी को दूसरे को छाया दे सकता है। तो ये थे। फिर हैं जाति प्रथा के खिलाफ कबीरदास। कबीर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ कड़ा विरोध, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो संत कबीर थे उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले जटिल अनुष्ठानों और रीति रिवाजों को दूर करने की मांग भी की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने समय के अन्य प्रमुख संतों की तरह उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी व्यक्ति केवल भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर के प्रति गहन प्रेम या भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो ये कथन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या, कि अपने समय के प्रमुख संतों की तरह उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी व्यक्ति केवल भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति गहन प्रेम और भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने जाति भेद को मिटाने की कोशिश की और एक समतावादी समाज बनाने का भी प्रयास किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है सरोगेसी अधिनियम 2021 का अवलोकन हम करेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। तो सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 जो इस साल मतलब 2022 जनवरी 2022 में लागू हुआ है, ठीक है, उसके क्या क्या प्रावधान है हम देखें। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थ या निस्वार्थ सरोगेसी, प्रार्थ निस्वार्थ मतलब बिना पैसे, बिना किसी आर्थिक लाभ के अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की अनुमति दी गई है। निस्वार्थ में सरोगेट माता को दंपति द्वारा गर्भावस्था के दौरान दिए जाने वाले मेडिकल खर्च और बीमा कवरेज के अतिरिक्त कोई मौद्रिक मुआवजा शामिल नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी आर्थिक लाभ नहीं होगा सिवाय मेडिकल खर्च और बीमा कवरेज के। अधिनियम के तहत इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लिनिक में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए एक आचार संहिता बनाने और लागू करने हेतु एक राष्ट्रीय बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। कौन से राष्ट्रीय बोर्ड का गठन? सहायक प्रजनन तकनीक यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चे के लाभ हेतु आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन से पहले भ्रूण के आनुवंशिक परीक्षण को अनिवार्य किया गया है। मतलब आनुवंशिक परीक्षण इसलिए किया जाता है कि उसे कोई डिजीज या बीमारी तो नहीं है, जो जेनेटिक बीमारी होती है कहीं वो तो नहीं है, क्योंकि अगर वो हुई और बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे पूरी लाइफ उस बीमारी से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये आनुवंशिक परीक्षण को अनिवार्य किया गया है। इसमें शुक्राणु यानी कि स्पर्म, अंडाणु यानी कि ये महिलाओं के होते हैं अंडाणु और शुक्राणु होते हैं पुरुषों के, और भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉयज के लिए अति निम्न तापीय संरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने हेतु प्रावधान किया गया। मतलब जैसे शुक्राणु और अंडाणुओं को क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस के थ्रू इनको सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। अधिनियम में एक केंद्रीय डेटाबेस बनाए रखने और राष्ट्रीय बोर्ड को कामकाज में सहायता करने हेतु एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री एवं पंजीकरण प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो राष्ट्रीय बोर्ड तो गठन हो गई और इसकी सहायता के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री एवं पंजीकरण प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि सरोगेट मदर की सेवाओं का उपयोग करने के लिए पात्रता शर्तें क्या है। सबसे पहले अगर इच्छुक दंपति में एक या दोनों सदस्यों की प्रमाणित इनफर्टिलिटी यानी कि भांजपन यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकने का जो सर्टिफिकेट होता है का सर्टिफिकेट जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो, मतलब उसको एक सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए इच्छुक दंपति को, या तो एक को या दोनों सदस्यों को, किसका? भांजपन का। दंपति युगल भारतीय नागरिक, अगर वे भारतीय नागरिक हो और उन्हें विवाह किए हुए कम से कम 5 वर्ष हो गया हो। सबसे पहले तो उनको इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। इंडियन के साथ साथ उनको उनके जो शादी को 5 साल हो चुके हों, 5 वर्ष उनकी शादी को हो चुके हों। दंपति युगल में महिला की आयु 23 से 50 वर्ष और पुरुष की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आयु भी निर्धारित है क्योंकि इसके अंदर IVF टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो
जब एज धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है तो कंजप्शन करने की जो पावर होती है, यानी कि बच्चे पैदा करने की जो पावर होती है वो धीरे हो जाती है, और जो अंडाणु और शुक्राणु होती है उनके अंदर गिरावट आने लगती है। ठीक है, तो एज ये 23 से 50 किसकी होनी चाहिए? महिला की। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कथन के अंदर कि महिला की आयु 23 से 50 होनी चाहिए, जबकि पुरुष की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दंपति युगल का कोई जीवित बच्चा बायोलॉजिकल दत्तक या सरोगेट ना हो, मतलब उनके पास ना तो कोई गोद लिया हुआ बच्चा हो, ना सरोगेट हो, और ना उनका खुद का प्रोड्यूस किया हुआ बच्चा हो, यानी कि बायोलॉजिकल चाइल्ड हो। इसमें से मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग या जीवन को जोखिम में डालने वाली या प्राणघातक बीमारी से ग्रस्त बच्चे शामिल नहीं हैं। अगर उनके ये सब बच्चे हैं और वो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग या जीवन को जोखिम में डालने वाली या प्राणघातक बीमारी से ग्रस्त है, वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। मतलब अगर इनके पास ऐसा कोई बच्चा है तो वो सरोगेट मदर की सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट है, सरोगेट माता के लिए योग्यता मानदंड क्या होनी चाहिए? मतलब एक सरोगेट माता एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए क्या मानदंड है? सरोगेट माता को इच्छुक दंपति का निकट संबंधी होना चाहिए। निकट संबंधी जैसे सिस्टर हो गई, मतलब ठीक है, सिस्टर हो गई, मौसी हो गई, ये सब निकट संबंधी होना चाहिए। और उनके पास सरोगेसी करने के लिए मेडिकल और मनोवैज्ञानिक फिटनेस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक तो मेडिकल होना चाहिए और दूसरा मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसे विवाहित होना चाहिए, मतलब उसको मैरिड होना चाहिए। मतलब जो अगर सरोगेट मदर बनेगी उसको पहले से मैरिड होना चाहिए। उसका एक अपना बच्चा भी होना चाहिए, मतलब एक बच्चा होना चाहिए उसका खुद का, सरोगेट मदर का, तथा उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा वह केवल एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। तो ये कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? एक तो उसे विवाहित होना चाहिए, दूसरा उसका अपना एक बच्चा होना चाहिए, तीसरा उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष होनी चाहिए, चौथा इसके अलावा केवल एक बार ही वो सरोगेट मदर बन सकती है। अब भारत में सरोगेसी अधिनियम की आवश्यकता क्यों है? भारत वर्तमान में बांझपन के इलाज के हब के रूप में उभरा है। इस वजह से गरीब और सुविधाओं से वंचित कई महिलाएं पैसे के बदले अपनी कोख किराए पर देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि गरीबी बढ़ रही है। ठीक है, इसके अंदर एक ये विकल्प है पैसे कमाने का। यद्यपि बेईमान बिचौलियों द्वारा ऐसी महिलाओं का शोषण किया जाने लगा है। इन सब कारणों की वजह से इस संदर्भ में उचित नियमन की आवश्यकता है, इसलिए सरोगेसी अधिनियम की भारत के अंदर आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सरोगेट अधिनियम 2021, जो लागू कब हुआ है? जनवरी 2022 से। नेक्स्ट है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में हम देखते हैं क्या है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि CWMA का गठन कावेरी प्रबंधन योजना के अनुसार किया गया है। इस योजना को पहले केंद्र द्वारा तैयार किया गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो पहले इस योजना को केंद्र द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का इसको सहयोग मिल गया। CWMA की संरचना और शक्तियाँ क्या क्या हैं तो वो भी देख लेते हैं। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, एक सचिव और 8 सदस्य होंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या? एक तो अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा और 8 सदस्य होंगे। कितने? 8 सदस्य। 8 सदस्यों में 2 सदस्य पूर्णकालिक होंगे, जबकि अंशकालिक सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट 8 सदस्यों में 2 सदस्य पूर्णकालिक होंगे और बाकी के जो सदस्य होंगे वो केंद्र के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। शेष सदस्य सभी संबंधित 4 राज्यों द्वारा प्रत्येक में से एक अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। अब कावेरी जल विवाद 4 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश और केरल। इन 4 राज्यों से वो नियुक्त किए जाएंगे। अब CWMA के कार्य। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्य कावेरी नदी जल के भंडारण, बंटवारा, विनियमन और नियंत्रण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के कार्यान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित करता है। क्या चीज़? 4 चीज़ें: भंडारण, बंटवारा, विनियमन और नियंत्रण। प्राधिकरण राज्यों को जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए उपयुक्त उपाय करने हेतु परामर्श भी प्रदान करता है। परामर्श, ठीक है, तो इन शब्दों पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ऐसे शब्द ही कंफ्यूज करते हैं। यह राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई यानी कि जैसे फव्वारा सिंचाई होती है और ड्रॉप बाय ड्रॉप सिंचाई होती है वो के उपयोग को बढ़ावा देने, फसल पैटर्न में बदलाव, उन्नत कृषि पद्धतियों और कमांड क्षेत्रों के विकास करने हेतु परामर्श देगा। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पिछले वर्ष यानी कि 2021 में
दौरान अपनी गतिविधियों का विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें केंद्र सरकार की भूमिका क्या है? किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी द्वारा ट्रिब्यूनल के निर्णय या निर्देश को लागू करने में सहयोग नहीं करने की स्थिति में केंद्र सरकार संशोधित निर्णय के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगी। शुरुआत में केंद्र सरकार प्राधिकरण के कामकाज के लिए 2 करोड़ रुपए का योगदान भी देगी। कितने करोड़ का? 2 करोड़ का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से राज्य? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी। नेक्स्ट है आस्ति पुनर्संरचना कंपनी यानी कि ARC। ठीक है, क्या है उसके बारे में देखते हैं। आस्ति पुनर्संरचना कंपनी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जैसे बैंक लोन देते हैं, ठीक है, और बैंक लोन नहीं चुकाते तो वो NPA हो जाता है, तो उसी NPA को वसूलने वाली ये कंपनी होती है। ऐसे विशेष वित्तीय संस्थान होते हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स खरीदते हैं ताकि वे अपनी बैलेंस शीट को साफ कर सकें। आस्ति पुनर्संरचना कंपनी अथवा ARC RBI के अंतर्गत पंजीकृत होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कथन हो जाता है कि जो ARC है वो RBI के अंतर्गत पंजीकृत होती है। इसका विधिक आधार क्या है? तो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित परिवर्तन यानी कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सारफेसी अधिनियम। कौन सा अधिनियम? सारफेसी अधिनियम 2002। ठीक है, भारत में आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों यानी कि ARC का गठन करने हेतु वैधानिक आधार प्रदान करता है। तो जो आस्ति यानी कि ARC है उसको वैधानिक आधार कौन प्रदान करता है? सारफेसी अधिनियम 2002। अब ARC के लिए पूंजी आवश्यकताएं क्या है? सारफेसी अधिनियम में वर्ष 2016 में किए गए संशोधनों के अनुसार किसी आस्ति पुनर्संरचना कंपनी के पास न्यूनतम 2 करोड़ रुपए की स्वामित्व निधि होनी चाहिए। कितनी? न्यूनतम 2 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक द्वारा यानी कि RBI द्वारा 2017 में इस राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब 2 करोड़ से अब कितना कर दिया? 100 करोड़ रुपए। आस्ति पुनर्संरचना कंपनी के लिए अपनी जोखिम भारित आस्तियों परिसंपत्तियों का 15% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। मतलब जैसे मान लो उसके पास 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, 100 करोड़ का 15% कितना हो गया? 15 करोड़। तो ये तो उसको रखना ही है, ना किसी को लोन दे सकता है, ना किसी को उधार दे सकता है, और ना किसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। अब आवश्यकता क्या है? बैंकिंग प्रणाली में तनावग्रस्त कुल राशि 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगी। तनावग्रस्त आस्तियों और सीमित पूंजी के बोझ तले दबे बैंकों के लिए गैर निष्पादित आस्ति यानी कि NPAs को मैनेज करना मुश्किल होगा। सरकार भी केवल सीमित पूंजी ही प्रदान कर सकती है। अतः ऐसी स्थिति में बैड बैंक मॉडल सरकार और बैंकों की मदद करेगा। ठीक है, तो ये ARC का आवश्यकता क्यों बना है ARC की, तो वो है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इस्लामिक सहयोग संगठन। ये न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि हाल ही में भाजपा के किन्हीं मंत्रियों ने पैगंबर साहब पर कुछ टिप्पणी कर दी, इसलिए ये न्यूज़ के अंदर है। क्या है OIC? इस्लामिक सहयोग संगठन। OIC वर्ष 1969 यानी कि 1969 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसके 57 सदस्य देश सम्मिलित हैं। कितने सदस्य? 57। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, स्थापित होता है 1969 में। यह संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNO के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। कौन सा? दूसरा। किसके बाद? UN के बाद। इस संगठन का कहना है कि मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज़ है। मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज़ है कौन? OIC, इस्लामिक सहयोग संगठन मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज़ है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना और साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा और संरक्षण हेतु कार्य करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ में OIC के स्थायी प्रतिनिधिमंडल है। तो ये इंपॉर्टेंट कथन हो जाता है क्या? कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UN में और यूरोपीय संघ यानी कि EU के अंदर OIC के स्थायी प्रतिनिधिमंडल है। इसका स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? तो सऊदी अरब के अंदर जो जेद्दा नामक स्थान है, तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है भारत के लिए OIC का महत्व कितना है? तो भारत के लिए OIC का महत्व क्या है? हाल ही के दिनों में भारत और OIC के मध्य आर्थिक और ऊर्जा संबंधी परस्पर निर्भरता में वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई है। किस किस के अंदर? आर्थिक और ऊर्जा संबंधी निर्भरता में। व्यक्तिगत रूप से भारत के OIC के लगभग सभी सदस्य देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। OIC के कितने सदस्य हैं? तो 57।
हाल ही के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ संबंधों में विशेष रूप से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। OIC में भारत के 2 करीबी पड़ोसी यानी कि बांग्लादेश और मालदीव भी शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं? बांग्लादेश और मालदीव। नेक्स्ट है संत साबंदर। तो ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त 10 प्रावशेष यानी कि मूर्तियाँ, प्रावशेष मतलब मूर्तियों का प्रावशेष अवशेष पिछले सप्ताह दिल्ली में तमिलनाडु सरकार को सौंपे गए थे। कौन सी सरकार को? तमिलनाडु सरकार को। इसमें नृत्य करते बाल संत साबंदर की मूर्ति भी शामिल है। किसकी? नृत्य करते यानी कि नाचते हुए छोटे संत सामंदर की मूर्ति भी शामिल है। नृत्य मुद्रा में बाल संत सामंदर की यह प्रतिमा 12वीं शताब्दी के चोल वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो बाल संत सामंदर की जो मूर्ति है वो कौन से वंश से संबंधित है? तो 12वीं शताब्दी के चोल वंश से संबंधित है। संत सामंदर दक्षिण भारत के 3 प्रमुख संतों यानी कि मुवार में से एक है। जो दक्षिण भारत के 3 प्रमुख संत हैं उनको संयुक्त रूप से मुवार कहते हैं, उनमें से एक है। उन्होंने जटिल छंदों में 16,000 भजनों की रचना की है। कितनी? 16,000। साबंदर दक्षिण भारत में सक्रिय 63 नयनार संतों में से एक थे। मतलब 63 नयनार संतों मतलब 63। 63 नयनार मतलब शिव यानी कि भगवान शिव के उपासक। और एक अन्य शिव कवि संत अपार के समकालीन थे। इसके समकालीन थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक अन्य शिव कवि संत अपार किसके? अपार के समकालीन थे। इन संतों ने भक्ति कविता और गीतों के माध्यम से शिव की आराधना को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है पर्यावरण रिपोर्ट 2022 की स्थिति क्या है? भारी प्रदूषण का सामना कर रही है नदियाँ। तो ये नदियों पर आधारित पर्यावरण रिपोर्ट 2022 है, वो देखते हैं। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSA द्वारा पर्यावरण रिपोर्ट 2022 की स्थिति भारी प्रदूषण का सामना कर रही नदियाँ, ये रिपोर्ट का शीर्षक है। कौन सा? कि भारी प्रदूषण का सामना कर रही है नदियाँ। शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त पर्यावरण विकास डेटा का एक वार्षिक संग्रह है। कौन सा? वार्षिक संग्रह। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष देखते हैं। सबसे पहले जल प्रसार में वृद्धि। भारत, चीन और नेपाल में 25 हिमनद झीलों और जल निकायों ने 2009 से अपने जल प्रसार क्षेत्रों में 40% से अधिक वृद्धि दर्ज की है, जो कि 5 भारतीय राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक गंभीर खतरा है। अगर नदियों में जल की मात्रा बढ़ेगी तो बाढ़ की संभावना बढ़ेगी, तो बीमारियां बढ़ेगी, महामारी बढ़ेगी। तो ये सब तट रेखा का कटाव 1990 और 2018 के बीच में से 1/3 यानी कि 1/3 से अधिक तट रेखा में कुछ हद तक क्षरण देखा गया है। पश्चिम बंगाल अपनी 60% से अधिक तट रेखा के कटाव के साथ सबसे बुरी तरह प्रभावित है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1990 से 2018 के बीच तक कौन सा राज्य अपनी तट रेखा के कटाव के साथ सबसे बुरी तरह प्रभावित है, तो वो है पश्चिम बंगाल, जो 60% इसकी तट रेखा क्षरण हो चुकी है। चक्रवातों की आवर्ती और समुद्र स्तर में वृद्धि और बंदरगाहों का निर्माण, समुद्र तट खनन और बांधों का निर्माण जैसी मानव जनित गतिविधियां तटीय क्षरण के लिए कुछ कारण हैं। तो तटीय क्षरण के कुछ मानव जनित कारण क्या है? चक्रवातों की आवर्ती, समुद्र स्तर में वृद्धि, बंदरगाहों का निर्माण, समुद्र तट खनन और बांधों का निर्माण। नदियों में भारी जहरीली धातु जैसे सीसा, लोहा, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, तांबा की मात्रा के स्तर में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब देखते हैं जलवायु हॉटस्पॉट 2030 तक भारत के 45 से 64% वन क्षेत्र के जलवायु हॉटस्पॉट बनने की संभावना है। कितना? 2030 तक जलवायु हॉटस्पॉट भारत के 45 से 64% वन क्षेत्र में जलवायु हॉटस्पॉट बनने की संभावना है। 2050 तक देश का लगभग संपूर्ण वन क्षेत्र एक जलवायु हॉटस्पॉट बनने की संभावना है। कब तक? 2050 तक। जलवायु हॉटस्पॉट यानी कि क्लाइमेट हॉटस्पॉट एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जो जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना कर रहा है। तो जलवायु हॉटस्पॉट एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जो जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना कर रहा है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। आपको सभी लोगों को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष।
विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा, यानी कि जो काउंसिल है, यूएन काउंसिल है, उसके द्वारा 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो सर्वप्रथम 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह सम्मेलन 5 जून को शुरू हुआ और 16 जून तक जारी रहा। 5 से 16 तक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यानी कि UNEP, आप मुझे बताओगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, के नेतृत्व में वार्षिक कार्यक्रम पहली बार 5 जून 1973 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो पहली बार यूनेप के द्वारा 5 जून 1973 को मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस लोगों तक पहुंचने के लिए एक वैश्विक मंच है। कौन सा मंच है? वैश्विक मंच है, जिसमें सालाना 143 से अधिक देश भाग लेते हैं। कितने देश? 143 से अधिक। इस वर्ष के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 का थीम क्या है? तो ओनली वन अर्थ। तो ये थीम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 2022 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे थीम क्या है? तो वो है ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम केवल एक पृथ्वी, यानी कि ओनली वन अर्थ है, जो कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना पर केंद्रित है। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने पर केंद्रित है। नेक्स्ट है पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर भारत द्वारा पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, लाइफ मूवमेंट की शुरुआत की गई। एक आंदोलन की शुरुआत की गई है। कब? 5 जून को। लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट की अवधारणा 2021 में ग्लासगो में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी कि COP26 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि LIFE लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट की अवधारणा कौन से कोप के अंदर? तो COP26 के अंदर। कहाँ पर? ग्लासगो के अंदर। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह विचार एक पर्यावरण जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो कि नासमझ और विनाशकारी खपत के बदले सचेत और सोच समझकर उपयोग करने पर केंद्रित है। लाइफ आंदोलन का उद्देश्य सामूहिक शक्ति का उपयोग करना और पूरी दुनिया में लोगों को अपने दैनिक जीवन में जलवायु अनुकूल सरल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। प्रो प्लेनेट पीपल, यानी कि P3, यह मिशन लोगों के लिए एक वैश्विक नेटवर्क अर्थात प्रो प्लेनेट पीपल P3 का निर्माण करने और उसे पोषित करने की योजना बना रहा है। P3 के पास पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने और बढ़ावा देने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता होगी। तो P3 क्या है? प्रो प्लेनेट पीपल, जिसके पास पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने और बढ़ावा देने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता होगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन, प्रो प्लेनेट पीपल, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, पर्यावरण रिपोर्ट 2022 की स्थिति, भारी प्रदूषण सामना कर रही नदियाँ, इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उसने रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष देख लिए हमने। संत साबंदर के बारे में पढ़ लिया अपन ने। फिर हमने देखा इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में। फिर देखा ARC क्या है। ठीक है, फिर देखा हमने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। फिर देखा हमने सरोगेसी अधिनियम 2021 का अवलोकन किया और शुरुआत की थी हमने संत कबीरदास से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, इसको शेयर करें और बेस्ट प्लस को सब्सक्राइब करें डेली करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।